हेलो शुभ। तो आज के इस लेक्चर पे हम सेकंड सम के अंदर मूव ऑन करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको कॉन्स्टेंट करवाया था। आई होप सो उसके अंदर आपको कोई इश्यू नहीं है, पूरी चीजें समझ आ चुकी है। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो क्या आपको डिफिकल्ट लगा, ठीक है। तो सेकंड सम पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड सम है द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31/12/2022 इज एज अंडर। बैलेंस शीट दे दिया है, ए एंड बी दो पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज समझनी है। पहले जो हम करते हैं ना कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हम जनरल रिजर्व और जो भी जितने भी प्रॉफिट है जनरल रिजर्व है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कितने जनरल रिजर्व है, कितने फंड है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो कैपिटल। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले। तो कैपिटल है वो तो कैपिटल अकाउंट में हम लिख ही देंगे। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, वो चीज हम कर लेंगे। एज लोन हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, एचडीएफसी बैंक लोन भी लायबिलिटी है, प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी है। पर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है ना वो लायबिलिटी नहीं है, इट इज आर फंड, ठीक है। जब वो फंड के अंदर से कुछ पैसे आपको देने पड़ जाए तो वो लायबिलिटी कंसिडर। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, वो फंड की तरह कंसिडर करना है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये दो चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सर। On 1/1/2022, पार्टनरशिप फॉर्म was converted into AB कंपनी लिमिटेड। अब पार्टनरशिप फॉर्म जो है AB कंपनी लिमिटेड में कन्वर्ट हो चुकी है और उसके टर्म्स भी बोल दिया होगा। बोला है गुडविल 21,000 रेज होगी, ठीक है। नेट असेट में हम कंसिडर कर लेंगे अगर नेट असेट हमारा फाइंड आउट करने में आया तो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट एज लोन व्हाट टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट एज लोन। तो ए का लोन को मैं कैंसिल कर देता हूँ, एक ही लोन को मैं कैंसिल कर देता हूँ कि वो परचेज कंसिडरेशन में नहीं आएगी। तो एक ही लोन हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज लोन जो है 34,000। तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला इसके अलावा सारी जो लायबिलिटी है वो लेके जा रहे हैं। अब उन्होंने बोला नहीं है कितने रुपए पे लेके जा रहे हैं, तो अगर कुछ ना बोला हो तो बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे। तो कौन सी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी हो गई, एचडीएफसी बैंक लोन की एक लायबिलिटी हो गई, प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी हो गई। तो ये तीन चीज एक लायबिलिटी है जो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है उन्होंने द कंपनी टूक ओवर ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट कैश बैलेंस। एक्सेप्ट कैश बैलेंस मतलब मैंने बोला था कैश के अलावा एसेट सारी लेके जा रहे हैं एक्सेप्ट कैश बैलेंस। तो कैश के लिए अलग अकाउंट बना देंगे हम लोग ऑफ 16,000। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बोली है उन्होंने। उन्होंने ये बोला है कि सारी एसेट्स तो वो लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और चीज बोली है कि एक्सेप्ट कैश बैलेंस ऑफ ₹16,000। कैश हमारे पास है 48,000 का, अगर आपने मार्क किया है तो 48,000 रुपीज का कैश हमारे पास पड़ा है। उसमें से 16,000 रुपीज वो नहीं लेके जा रहे हैं। उसमें से 16,000 नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब 32,000 रुपीज तो वो लोग लेके जा रहे हैं। ये समझना है, ठीक है। तो वो 32,000 को हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन में डाल देंगे क्योंकि वो लेके जा रहे हैं। बाकी के 16,000 जो नहीं लेके जा रहे हैं ना उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर हम बैलेंस वो लिख देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है द एसेट्स वर रिवैल्यूड एज फॉलो। एसेट्स रिवैल्यू हुई है, रिवैल्यू हुई मतलब वो नेट एसेट के अंदर हमें ये कंसिडर करना है। फिक्स्ड एसेट्स 20% मोर देन बुक वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जब कंसिडर करेंगे 20% मोर देन बुक वैल्यू कंसिडर करेंगे। फिर स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है। बैड डेट रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। बीडीआर भी हम 10% और डेटर्स के ऊपर बना देंगे। फिर उन्होंने बोला है परचेस कंसिडरेशन वाज टू बी पेड 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11। मतलब 20,000 शेयर 11 रुपए पे हम वो रिसीव करेंगे। 10 रुपए का एक है, 11 रुपए पे रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है 600 डिबेंचर 100 रुपए का एक, ठीक है। 600 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड रिमेनिंग इन कैश। रिमेनिंग इन कैश का मतलब क्या हो जाएगा इन दैट सिनारियो, रिमेनिंग इन कैश जैसे ही बोला तो मतलब नेट एसेट फाइंड आउट करनी है। उसमें से ये इक्विटी शेयर का अमाउंट डिबेंचर का अमाउंट दोनों माइनस करेंगे तो कैश मिल जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर बैलेंस शीट कैपिटल। जो बोला है वही करना है। प्रीवियस सम में उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट की जो कैपिटल है ना उसके रेशियो में बांटेंगे। तो इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो है जो पार्टनर्स कैसे लेके जाएंगे,
बैलेंस शीट, पार्टनरशिप का जो बैलेंस शीट है ना, उसमें कौन सा रेशियो है। तो देखो 1,20,000 एंड 80,000, तो ये रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। तो ये कौन सा रेशियो है, 3:2 का रेशियो है। ठीक है, 3:2 का रेशियो है। 4 के टेबल से हम अगर उसको कैंसिल करेंगे तो इन दैट सिनारियो 4:3 का कैपिटल का रेशियो बनेगा। डन। अब उन्होंने बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट लाइक प्रीवियस सम। मैं तो आपको क्या करूंगा, सारे अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो सारे अकाउंट बता देता हूँ। सारे अकाउंट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो अब पहले क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करते हैं, पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेट लिखते हैं। तो पहले गुडविल उन्होंने दिया है 21,000। ठीक है, लिख देते हैं गुडविल 21,000। गुडविल 21,000 रुपीज। डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल द लायबिलिटीज, पहले एसेट्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कंपनी टू कवर ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश बैलेंस ऑफ 16,000, मतलब कैश भी 32,000 का वो लेके जा रहे हैं, तो 32,000 का कैश मुझे लिखना पड़ेगा। तो वो 32,000 का कैश मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो लेके जा रहे हैं, तो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन। जितनी भी चीज लेके जाएंगे परचेज कंसिडरेशन में लिखना पड़ेगा। तो लिख देता हूँ कैश कितना, 32,000 का वो कैश लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है असेट्स की रीवैल्यू कितना हुआ। उन्होंने बोला फिक्स्ड एसेट्स 20% मोर। फिक्स्ड एसेट्स कितनी कितनी है, तो पहले फिक्स्ड एसेट्स में कंसिडर कर लेते हैं। गुडविल, गुडविल का तो बोल दिया उन्होंने, बिल्डिंग वुड बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड एसेट। तो 1,80,000 का फिक्स्ड एसेट्स है, उसके अंदर 20% ऐड कर दो। 20% ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 2,16,000 बिल्डिंग। 2,16,000 क्या हो जाएगा, बिल्डिंग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है मशीनरी भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, तो मशीनरी को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दैट सिनेरियो 20% से ऐड करना पड़ेगा। तो मशीनरी, मशीनरी लिख देते हैं, मशीनरी 60,000। जो जो चीजें लेके जा रहा है मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल एसेट लिख देता हूँ, टोटल एसेट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है स्टॉक 20% लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू है 70,000। 70,000 के अंदर से मैं माइनस कर देता हूँ, उन्होंने बोला है कि 20% लेस कर दो, तो 20% लेस कर देता हूँ, 56,000 की वैल्यू आएगी। स्टॉक वुड बी कंसिडर्ड एज 56,000। 56,000 रुपीज का स्टॉक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है बैड डेट रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स। देखो बैड डेट रिजर्व आपको 10% रखना है। डेटर्स का फिगर सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, सिंपल, कुछ नहीं करना है ज्यादा। डेटर 70,000 कंसिडर करना है, क्योंकि डेटर एक्चुअली है 70,000। बैड डेट रिजर्व जो है वो तो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। तो आज आपका डेटर 70,000 है ना, उन्होंने क्या बोला, 10% बैड डेट रिजर्व क्रिएट करना है। तो 70,000 के ऊपर सीधा माइनस कर दो 10%। दैट्स इट। तो 63,000 रुपीज आपको लिख देना है डेटर्स के ऊपर। उन्होंने 10% बोला है, तो 10% सीधा माइनस कर दो, मतलब सीधा 63,000 का डेटर वो लेके जाएंगे। दैट्स इट, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद और कोई चीज बची जो उन्होंने बोली हो। ऑल एसेट्स उन्होंने बोल दिया था कि ऑल द एसेट्स वो लेके जा रहे हैं। कितनी कितनी चीज हमने कंसिडर की पहले मैं वो बता देता हूँ। बिल्डिंग कंसिडर कर दिया, मशीनरी कंसिडर कर दिया, डेटर कंसिडर कर दिया, स्टॉक कंसिडर कर दिया, कैश कंसिडर कर दिया। बिल्स रिसीवेबल एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैंने बताया था सारी एसेट्स अगर लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पे वो लेके जाएंगे। तो बिल्स रिसीवेबल 32,000 पे लेके जाएंगे और इन्वेस्टमेंट 48,000, सॉरी 30,000 के ऊपर। तो 32, बिल्स रिसीवेबल 32,000 एंड इन्वेस्टमेंट एट 30,000। तो इन्वेस्टमेंट एट 30,000। ठीक है, इसका टोटल कर देता हूँ पहले कि एसेट कितना रुपए में लेके जाए। ₹5,10,000 का आपका क्या है, एसेट है। अब लेस करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटीज लेस करते हैं। लायबिलिटीज के बारे में क्या बोला है उन्होंने, पहले वो पढ़ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट ही बोला है कि ऑल द लायबिलिटी एक्सेप्ट एज लोन। ए के लोन के अलावा दो लायबिलिटी है, वो तीन लायबिलिटी है वो लेके जाएंगे। क्रेडिटर्स HDFC बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड। तो पहले लिख देते हैं क्रेडिटर्स HDFC बैंक लोन एंड प्रोविडेंट
फंड, ये तीन चीज वो लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, ये तीन चीज वो लोग लेके जा रहे हैं। उन्होंने बोल दिया, कुछ बोला नहीं है कि कौन सी वैल्यू पे लेके जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू लिख देंगे। क्रेडिटर्स 50,000, HDFC बैंक 1,20,000 और ये 40,000, ठीक है, 50, 120 एंड 40। 50,000 माइनस 1,20,000 भी माइनस एंड 40,000 भी माइनस। डन। ये लिख देते हैं 5,10,000, उसके अंदर से माइनस कर देते हैं 50,000, माइनस कर देते हैं 1,20,000, माइनस कर देते हैं 40,000। डन। 3 लाख रुपीज आपका आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, इसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। डन। अब पहले लिखते हैं कि कितनी कितनी चीजें मिली, तो इक्विटी शेयर लिख देता हूँ, इक्विटी शेयर, डिबेंचर एंड बैलेंस वाला कैश होगा। यहाँ पे टोटल परचेज कंसिडरेशन लिख देता हूँ, 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है। इक्विटी शेयर कितने मिले, हमने पहले ही देख लिया था कि इक्विटी शेयर उन्होंने बोला था 20,000 इक्विटी शेयर 11 रुपए के ऊपर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 11 कर देते हैं, 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 11, तो 2,20,000 रुपए, ठीक है, 2,20,000 रुपए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है 600 इक्विटी शेयर, 600 डिबेंचर ऑफ 100 ही, 600 डिबेंचर, 600 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60,000। तो 3 लाख रुपए में से 2,80,000 अगर माइनस करेंगे तो 20,000 रुपीज वो कैश में हमें प्रोवाइड करेंगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस सम। सिंपल, हमने यही चीज की थी प्रीवियस सम के अंदर भी। परचेस कंसिडरेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमारी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, सीधा सीधा रियलाइजेशन अकाउंट पे आ जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर एंट्रीज करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए पहले कैपिटल बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस कितना लिखना है, कैपिटल कितनी है 1,20,000 एंड 80,000, सीधा लिख देते हैं 1,20,000 एंड 80,000 रुपीज, लिख दिया मैंने। अब बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व को हमें बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व है कितना, जनरल रिजर्व है 44,000 रुपीज का। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक बार ही देख लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया है तो इक्वली बांटना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल रहेगा, तो इक्वली बांट देते हैं। 44,000 था तो 22,000 एंड 22,000 दोनों में इक्वली बांट देंगे। फिर मैंने एक चीज बोली थी कि ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड जो है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट। कितना है वो, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 12,000 है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 6,000, 6,000, क्योंकि कुछ रेशियो बोला नहीं है तो इक्वल रेशियो में जाएगा। फिर उसके बाद अब असेट्स एंड लायबिलिटीज पड़ी है, तो पहले से लिखना चालू करते हैं। हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन के असेट साइड पे लिखना चालू करेंगे, टू एसेट्स, सिंपल है, टू एसेट्स लिखेंगे। पहला लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे गुडविल, गुडविल, गुडविल है 26,000 रुपीज। फिर आएगा बिल्डिंग मशीनरी 1,80,000 एंड 50,000, मैं सिर्फ बुक वैल्यू लिख रहा हूँ, बिल्डिंग मशीनरी। बिल्डिंग है 180 एंड 50। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स को सीधा 64 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डेटर 64 है तो डेबिट साइड पे 64 ही लिख देंगे डायरेक्ट। डेटर 64,000। फिर उसके बाद स्टॉक है 70,000, स्टॉक 70,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 32,000। फिर इन्वेस्टमेंट 30,000।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कैश वो लोग जितना लेके जा रहे हैं ना वो यहाँ पे हम लिखेंगे, बाकी का कैश वो कैश अकाउंट में लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। अगर वो कैश जितना भी लेके जा रहे हैं तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो जो कैश वो लेके जा रहे हैं, कैश कितना लेके जा रहे हैं हमने बताया था, 32,000 का कैश वो लेके जा रहे हैं। तो 32,000 का कैश मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और बाकी का 16,000 रुपीज का कैश वो लोग नहीं लेके जा रहे हैं ना। तो जो चीज कैश नहीं लेके जा रहे हैं वो यहाँ पे सीधा लिख दूंगा कैश अकाउंट में, टू बैलेंस कितना, 16,000। जो नहीं लेके जा रहे वो तो हमारे पास रहेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो लेके जा रहे वो वहां पे लिख दिया। सिंपल है। तो अब सारी एसेट्स मैंने लिख दी। डन। अब सीधा लायबिलिटी लिखते हैं। लायबिलिटी लिखेंगे, बाय लायबिलिटीज। सीधा लायबिलिटी लिखना स्टार्ट करते हैं। एज लोन, देखो एज लोन वो लेके नहीं जा रहा है, पर हमें तो बैलेंस शीट है ना, पूरा लिख देते। सिंपल है, एज लोन वो लेके नहीं जा रहा है ना, फिर भी हम तो लिख देंगे। सिंपल है। कई बार ऐसा होगा, हम पे कर देंगे और तो क्या। ठीक है, हम पे कर देंगे। सिंपल है ना, वो लोग नहीं लेके जा रहे हैं तो हमें पे करना है, तो हमें पे करना है तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एज लोन, एज लोन कितना है, 34,000 रुपीज। 34,000 रुपीज लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स 50,000, बाय क्रेडिटर 2,000। फिर यहाँ पे HDFC बैंक लोन 1,20,000, HDFC बैंक लोन 1,20,000। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 40,000। प्रोविडेंट फंड है 40,000 रुपीज, वो भी मैंने लिख दिया। तो अब हमारा सारा का सारी असेट जो है, लायबिलिटी है, वो सारी खत्म हो गई, मतलब बैलेंस शीट पूरी खत्म हो गई। बैलेंस शीट खत्म होते ही हमें क्या एक चीज सोचनी है, सीधा परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करो। परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री क्या होगी, AB लिमिटेड जो कंपनी है उसको डेबिट करो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करो। तो AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो बाय AB लिमिटेड अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज कंसीडरेशन, कितना था, 3 लाख रुपए का परचेज कंसीडरेशन था। रियलाइजेशन की क्रेडिट पे AB लिमिटेड, तो AB लिमिटेड की डेबिट पे सीधा टू रियलाइजेशन लिखेंगे, 3 लाख रुपए। ठीक है, जैसे ही हमारा रियलाइजेशन का परचेस कंसिडरेशन ड्यू होता है ना, तो परचेस कंसिडरेशन को रिसीव की एंट्री कर दो सिंपल। तो रिसीव करेंगे तो हमने क्या एंट्री सोची थी, रिसीव करेंगे मतलब इक्विटी शेयर आएंगे, डिबेंचर आएंगे, कैश आएगा। हु इज द पेयर, AB लिमिटेड इज द पेयर। तो इक्विटी शेयर अकाउंट की डेबिट पे सीधा लिख देंगे टू AB लिमिटेड, कितने रुपए के इक्विटी शेयर थे, एक बार ही देख लेते हैं, सीधा यहाँ पे लिख ले। तो 2,20,000 के इक्विटी शेयर्स थे, तो यहाँ पे 2,20,000 लिख दिया। डिबेंचर अकाउंट की डेबिट पे लिखना पड़ेगा टू AB लिमिटेड अकाउंट, कितना लिखना पड़ेगा, 60,000। हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा, देख लो 60,000 रुपीज हमने फाइंड आउट किया था। कैश की डेबिट पे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कैश भी मिल रहा है, टू AB लिमिटेड अकाउंट, कितना है उन्होंने बोला, हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों की डेबिट पे AB लिमिटेड, तो AB लिमिटेड की क्रेडिट पे ये तीनों लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाय शेयर ऑफ AB लिमिटेड अकाउंट लिखना पड़ेगा, 2,20,000 रुपीज, बाय डिबेंचर ऑफ AB limited account 60,000 and buy cash account 60,000 रुपीज। तो 2,20,000 रुपए से ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। परचेज कंसिडरेशन हमने क्या कर दिया, ड्यू किया, उसको रिसीव कर दिया। ठीक है, ड्यू किया, रिसीव कर दिया। अब
अब एक चीज आपकी बाकी है, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन उससे पहले हमेशा एक चीज सोचना कि कौन सी चीज ऐसी है जो बैलेंस शीट में थी, पर बैलेंस शीट में थी फिर भी वो लोग लेके नहीं गए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बैलेंस शीट में एक कैश था जो वो लोग नहीं लेके गए, वो भी 16,000। ठीक है, वो तो हमने उसका अकाउंट खोला है। ठीक है, एक और चीज वो नहीं लेके गए, वो ये रहा एज लोन। ए का लोन 34,000 रुपीज का ए का लोन जो है वो नहीं लेके गए। सिंपल है, नहीं लेके गए तो हमें पे करना पड़ेगा ना, इट इज दैट सिंपल। ए का लोन है 34,000, तो फॉर्म पे तो करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारी लायबिलिटी होती है। देखो, एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ कि फर्म की लायबिलिटी है, अगर कंपनी नहीं लेके जा रही है तो वो फर्म के पास से जिसने भी लोन दिया होगा वो फर्म के पास आएगा कि आप मुझे पैसे दे दो। सिंपल है, तो हमें पे तो करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, पहले चेक करते हैं। हाँ देखो, 20,016, 36,000 रुपीज का कैश पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे ना, इट इज दैट सिंपल। तो उसको पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, नॉर्मल सोचो। हमने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट पे एज लोन लिख दिया, ये रहा 34,000। तो अब उसको पे करेंगे ना, तो रियलाइजेशन टू कैश की ही एंट्री करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमने एज लोन अकाउंट हमने क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ये 34,000 यहाँ पे लिख दिया, उसको पे करेंगे तो सीधा रियलाइजेशन टू कैश ही करना है, कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है। जितने रुपए थे 34,000 आप पे कर दो, दैट्स इट। मैंने क्या किया था, उसको ट्रांसफर कर दिया था। मैंने यही बोला था कि कैश के अलावा जो भी चीजें हो वो सीधी ट्रांसफर कर दो। तो कैश का क्योंकि अलग से अकाउंट बनाया था, बाकी एज लोन जो था वो 34,000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, तो अगर ए को मैं कुछ पे करूंगा, लोन का पे करूंगा, तो पैसे जाएंगे, और रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 34,000, तो रियलाइजेशन टू कैश किया, तो कैश की क्रेडिट पे भी बाय रियलाइजेशन करना पड़ेगा। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपए, 34,000 रुपीज आपको पे कर। दैट्स इट, सारी चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, सीधा का सीधा रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकालना है, और कुछ नहीं करना। रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकाल दे, 34,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज प्लस 1,20,000 रुपीज, फिर 40,000 रुपीज एंड 3 लाख। 5,44,000 रुपीज का आपका टोटल आ रहा है। 5,44,000 रुपीज टोटल, 5,44,000 रुपीज टोटल। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों में बटेगा, तो कैपिटल अकाउंट ए और बी, उनका रेशियो इक्वल है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला नहीं है। माइनस कर देते हैं सारी चीज, माइनस करते हैं। 26,000 माइनस 1,80,000 माइनस 50,000 माइनस 64,000 माइनस 70,000 माइनस 32,000 माइनस 30,000 माइनस 32,000 माइनस 34,000, दैट वुड बी 26,000। 26,000 आपका प्रॉफिट है, तो 13,000 आधा आधा बांट देते हैं, 13 एंड 13 का प्रॉफिट। सिंपल है, 13 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे, सीधा कैपिटल की क्रेडिट पे लिख देंगे क्योंकि प्रॉफिट है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट 13,000 एंड 13,000। सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, जो इक्विटी शेयर हमें मिले हैं, जो डिबेंचर हमें मिले हैं, वो किसको बांटेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को बांट देंगे। ठीक है, अब उन्होंने रेशियो बोला है, कौन से रेशियो में बांटना है, उन्होंने बोला है बैलेंस शीट की कैपिटल का रेशियो जो है, इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो आए हैं वो पार्टनर्स लेके जाएंगे, तो उनको कैपिटल रेशियो में बांटना है। वो मैंने बता दिया, ये रहा कैपिटल का रेशियो क्या हो जाएगा, 12:8, मतलब 3:2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बांट देते हैं। मैंने क्या बताया था, पार्टनर लेके जाएंगे तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर जाएंगे तो इक्विटी शेयर और डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बाय बीज कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे, 3:2 में बांटना है। ठीक है, 3:2 में, तो 2,20,000 को 3:2 में बांटते हैं, तो आएगा 1,32,000 एंड 88। डन, ये 2,20,000 कैंसिल हो जाएगा, मतलब डन हो जाएगा अकाउंट। ये डन हो गया, और 2,20,000 से अकाउंट। इक्विटी शेयर की क्रेडिट पे कैपिटल, तो कैपिटल की डेबिट पे इक्विटी शेयर अकाउंट आएगा। इक्विटी शेयर ऑफ ए बी लिमिटेड अकाउंट, कितना, 1,32,000 रुपीज
एंड दूसरा है 88,000 रुपीज। डन। फिर आते हैं डिबेंचर में, सेम डिबेंचर भी जा रहा है, पार्टनर रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेम एंट्री, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 3:2 में बांटते हैं, 36,000 रुपीज, 24,000 रुपीज, 60 एंड 60 से क्लोज हो जाएगा। कैपिटल की डेबिट पे लिख देते हैं, टू डिबेंचर ऑफ ए बी लिमिटेड अकाउंट 36,000 रुपीज एंड 24,000 रुपीज। डन हो गया, मतलब डिबेंचर का अकाउंट भी क्लोज हो गया। आप कैपिटल का अकाउंट क्लोज करते हैं, वहां पे सीधा कैश लिख देंगे, ठीक है। तो क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पे 1,20,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000 प्लस 13,000, 1,61,000। यहाँ पे टोटल 1,61,000 है क्रेडिट साइड का ए का। तो पहले डेबिट का टोटल चेक कर लेते हैं। डेबिट पे कितना है, 132 प्लस 36,000, 168 है। तो मतलब डेबिट पे टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे 1,68,000 लिखूंगा, यहाँ पे 1,68,000 लिखूंगा। उसके अंदर से सारी चीज माइनस कर देते हैं, 120, 22,000 माइनस 6,000 माइनस 13,000, मतलब 7,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट पे आएगा। सीधा लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ये कैश अकाउंट एक ही, कैपिटल की क्रेडिट पे कैश, तो कैश की डेबिट पे कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, सीधा लिख देंगे 7,000 रुपीज। आप यहाँ पे देखते हैं 80,000 क्रेडिट का टोटल कर रहा हूं मैं, बी का 80,000 प्लस 22,000 प्लस 6,000 प्लस 13,000, इट वुड बी 1,21,000। यहाँ पे डेबिट पे चेक कर लेते हैं, 88,000 प्लस 20, ठीक है, ओके डन। तो 1,20,000 है, तो यहाँ पे 1,21,000 है। जस्ट कुछ सेकंड चेक कर लेते हैं अपना वापस। हाँ, क्रेडिट पे 1,21,000 रुपीज है, यहाँ पे 1,21,000 रुपीज है। माइनस कर देते हैं 88,000, माइनस कर देते हैं 24,000, दैट वुड बी 9,000 रुपीज। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कैपिटल की डेबिट पे कैश, तो कैश की क्रेडिट पे कैपिटल, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, सीधा लिखेंगे 9,000 रुपीज और दोनों को मैच कर देंगे, 2,000, 2,000, 20,000, दैट विल बी 43,000 रुपीज। और यहाँ पे 34 प्लस 9, दैट वुड बी 43,000। कैश अकाउंट जैसे ही टैली हुआ, मतलब आपका आंसर सेकंड। डन। तो इसी के साथ ये सेकंड सब भी हमारा खत्म होता है। इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट मी एज मच एज पॉसिबल, कि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ और क्लियरली आपको गाइड कर पाऊँ कि आप कैसे पास हो सकते हो और अच्छा। थैंक यू सो मच।